हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी अड्डा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कृषि से रिलेटेड प्रमुख जो क्रांति हैं उन क्रांतियों के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड अभी तक जो एग्ज़ाम आए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। और कृषि के प्रकार कितने होते हैं, जैसे झूम कृषि, इस तरीके से तमाम कृषि होती है, तो कृषि करने का तरीका होता है, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृषि से रिलेटेड प्रमुख क्रांतियाँ कौन कौन सी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहली क्रांति है ये प्रोटीन क्रांति। प्रोटीन क्रांति जो है ये किस उत्पाद से संबंधित है, तो ये है उच्च उत्पादन से संबंधित है। प्रोटीन क्रांति जो है उच्च उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक या इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो कौन है, तो इससे संबंधित व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा जो है ये निर्देशित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली क्रांति देखते हैं। अगली क्रांति दोस्तों पीली क्रांति। दूसरी क्रांति है पीली क्रांति। तो ये किससे संबंधित है, किस उत्पाद से संबंधित है, तो यह है तेल बीज उत्पादन से। तेल बीज उत्पादन से, विशेष रूप से सरसों और सूरजमुखी के तेल के उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति जो है ये तेल बीज उत्पादन से संबंधित है। इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो हैं सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा, कभी कभार ये भी पूछा जाता है इस क्रांति से संबंधित व्यक्ति कौन है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो आगे देखते हैं, अगली क्रांति हमारी कौन सी है। अगली क्रांति हम लोगों की काली क्रांति या काला क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन। तो ये जो है किस उत्पाद से संबंधित है, यह है पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित। ये पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। आगे देखते हैं, अगली क्रांति हम लोग की है नीली क्रांति। नीली क्रांति है अगली क्रांति। ये किससे संबंधित है, ये मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। और इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं डॉक्टर अरुण कृष्णन। डॉक्टर अरुण कृष्णन। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली उत्पादन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्रांति हम लोग की ब्राउन क्रांति। ब्राउन क्रांति। ब्राउन क्रांति किस उत्पाद से संबंधित है, तो ये चमड़ा के उत्पादन से, कोको गैर परंपरागत उत्पाद से संबंधित है। ये ब्राउन क्रांति जो है चमड़ा, कोको गैर परंपरागत उत्पाद से संबंधित है। अगली हम लोग की गोल्डन फाइबर क्रांति। गोल्डन फाइबर क्रांति ये किससे संबंधित है, ये जूट के उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन क्रांति जो है ये जूट के उत्पादन से संबंधित है। अगली हम लोग की ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, ये उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक के उत्पादन से। ये सारे क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं कि इस क्रांति का किस फसल के उत्पादन से संबंध है या इससे संबंधित व्यक्ति कौन से हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अगली क्रांति हम लोग की गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, ये प्याज उत्पादन से संबंधित है, फार्मास्यूटिकल्स से संबंधित है और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। और इससे संबंधित व्यक्ति हैं दुर्गेश पटेल। आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं अगली क्रांति कौन सी है, स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, किस उत्पाद से संबंधित है, तो ये फल, शहद उत्पादन और बागवानी विकास से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। और इससे संबंधित व्यक्ति जो हैं वो है निरपक तुतेज। निरपक तुतेज। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसमें अगली क्रांति देखते कौन सी है। अगली क्रांति है सदाबहार क्रांति। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगली क्रांति जो है ये है सदाबहार क्रांति। और ये किस उत्पाद से संबंधित है, ये कृषि से जैव तकनीकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो सदाबहार क्रांति जो है ये कृषि से संबंधित है। ये कृषि से संबंधित है सदाबहार क्रांति। अगली है हम लोग की रजत फाइबर क्रांति। रजत फाइबर क्रांति ये किससे संबंधित है, किस फसल से संबंधित है, ये कपास से संबंधित है। कपास के उत्पाद से ये संबंधित है रजत क्रांति। ये रजत फाइबर क्रांति है और इसके नीचे एक दिया हुआ है रजत क्रांति। तो इन दोनों में कंफ्यूज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं।
तो जो रजत फाइबर क्रांति होती है ये कपास से संबंधित है, और जो रजत क्रांति है उसके नीचे जो दिया हुआ है रजत क्रांति, तो ये संबंधित है अंडा उत्पादन और कुक्कुट उत्पादन से। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। रजत फाइबर क्रांति कपास से है और रजत क्रांति अंडा और कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है। और रजत क्रांति से संबंधित जो व्यक्ति थे वो थे इंदिरा गांधी जी। आगे बढ़ते हैं। अगली क्रांति हम लोग की लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन। तो ये जो लाल क्रांति हमारी संबंधित है ये है मांस उत्पादन, टमाटर उत्पादन से संबंधित है, और इससे संबंधित व्यक्ति थे विशाल तिवारी। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगली क्रांति हम लोग की गोल क्रांति, राउंड रिवॉल्यूशन, गोल क्रांति। तो ये किससे संबंधित है? ये जो है आलू के उत्पादन से संबंधित है। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगले हम लोग की हरित क्रांति, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हरित क्रांति जो है किस चीज़ से संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इससे संबंधित व्यक्ति ये कई बार पूछे गए हैं। इससे संबंधित व्यक्ति जो है वो है नॉर्मन बोरलॉग, पहले व्यक्ति हैं इससे संबंधित नॉर्मन बोरलॉग, दूसरे हैं एमएस स्वामीनाथन, और तीसरे हैं विलियम गॉड यूके। ये 3 व्यक्ति हरित क्रांति से संबंधित हैं। अगला हम लोग का व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन बाढ़। ये जो है दूध के उत्पादन से संबंधित है। ये भी कई बार पूछा गया है, और इसके जो संबंधित व्यक्ति ये भी पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। बर्गेस कुरियन जो है किस क्रांति से संबंधित हैं? तो ये व्हाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड से संबंधित हैं, दूध उत्पादन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला पॉइंट जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसमें कह रहा हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हरित क्रांति का जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। और इसका दूसरा पॉइंट है हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? फ्रेंड्स इसके क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है किस फसल पे पड़ा था? क्वेश्चन नंबर 2। तो ये इस सबसे ज़्यादा जो इसका प्रभाव पड़ा था वो गेहूं पे और चावल पे पड़ा था, गेहूं और चावल के उत्पादन पे पड़ा था। अगला पॉइंट है हमारा किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तीसरा पॉइंट है किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है पंजाब। पंजाब को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पूछ रहा है सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है सब्जी के उत्पादन में? तो सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, द्वितीय स्थान है। ये भी कभी कभार क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला है पॉइंट 5 इसका, फल उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इसके ऊपर पूछा था सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान था, अब पूछ रहा है फल उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में इसका भी दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी क्रांति कृषि से संबंधित नहीं है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और पूछेगा कौन सी क्रांति जो है कृषि से संबंधित नहीं है? तो ये कृष्ण क्रांति जो है ये कृषि से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में कह रहा है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1986 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है?
ये क्वेश्चन कई बार फ्रेंड्स आया हुआ है कि उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसमें भारत का तीसरा स्थान है, इसे ध्यान रखना। उर्वरक उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये आप सभी को पता होगा, दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12, भारत में लंबे रेशे की कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है भारत में लंबे रेशे की कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है, तो ये होता है संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है फ्रेंड्स तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तंबाकू उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है और उर्वरक उत्पादन में भी भारत का तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का प्रथम स्थान है, पहले स्थान है नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, झूम क्या है। ये भी अक्सर पूछा जाता है, झूम क्या है, तो 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो उसमें सही ऑप्शन जो इसका होगा कृषि करने का एक तरीका होता है। तो झूम क्या है, ये कृषि का एक तरीका है। इसमें क्या होता है, झूम में एक्चुअली होता है जंगल, जो कुछ ऐसे जंगली क्षेत्र होते हैं तो उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं उसको जला दिया जाता है, इसके बाद उसकी जुताई करके उसमें फसलों को बो दिया जाता है। और ये जब तक ये जो ज़मीन होती है उपजाऊ रहती है तब तक इस पर खेती की जाती, नहीं तो फिर इसको छोड़ के फिर दूसरी जगह इस टाइप के क्षेत्र को खोज के वहाँ पे फसलों, वो जंगल टाइप के जो क्षेत्र होते हैं पेड़ पौधों को जला के फिर वहाँ पे की जाती है। तो बाद में इस झूम की कृषि पे रोक लगा दिया गया। तो झूम क्या थे, झूम एक कृषि करने का तरीका था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कृषि का उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये है महाराष्ट्र। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों पे कॉफ़ी की फसल उगाई जाती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। ये अभी पीछे हम लोगों ने देखा है। श्वेत क्रांति जो है हमारी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे, तो इससे संबंधित व्यक्ति थे वर्गीज कुरियन। अभी हम लोगों ने पीछे देखा है इस पॉइंट को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई थी। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पीछे कवर किया। अगर आप लोग थ्योरी पोर्शन अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। गोल क्रांति किससे संबंधित है या किसके लिए चलाई गई थी, तो ये आलू के उत्पादन के लिए चलाई गई थी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कुछ कृषि के प्रकार दिए हुए हैं, ये भी अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, कृषि के प्रकार। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है एपीकल्चर। सबसे पहला पॉइंट जो है इसका है एपीकल्चर। एपीकल्चर में किसका जो है खेती किया जाता है, तो ये मधुमक्खी पालन इसमें होता है एपीकल्चर। इसमें क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं फ्रेंड्स, एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला हम लोग का है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो ये रेशम कीट पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर जो है किससे संबंधित है, रेशम के कीट के पालन से संबंधित है ये सेरीकल्चर। अगला हम लोग का पॉइंट नंबर 3, पिसीकल्चर। पिसीकल्चर जो है किससे संबंधित है, तो पिसीकल्चर मत्स्य या मछली पालन, दोनों एक ही नाम है, मछली पालन से संबंधित है पिसीकल्चर। अगला हम लोग का पॉइंट 4, विटीकल्चर। विटीकल्चर किससे संबंधित है, तो अंगूर की कृषि से संबंधित है। विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूरों की खेती का अध्ययन किया जाता है।
अगला हम लोग का पॉइंट नंबर 5 वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर का अंतर्गत हम लोग केंचुए का पालन करते हैं। तो वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? केंचुए के पालन से। ये काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं, इसको आप कहीं कॉपी में नोट कर लेना, ये बार बार एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है, पॉइंट नंबर 6 कह रहा है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है ये किससे संबंधित है? तो ये उद्यान बागवानी कृषि से संबंधित है, उद्यान या बागवानी कृषि। चलिए आगे देखते हैं। केंचुआ, केंचुआ के बारे में कह रहा है पृथ्वी पर प्राकृतिक या जैविक खाद का सबसे अच्छा स्रोत है। केंचुआ जो है पृथ्वी पर प्राकृतिक या जैविक खाद का सबसे अच्छा स्रोत केंचुए को ही माना जाता है। इसीलिए केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है तथा पृथ्वी का पुत्र भी कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है किसान का मित्र कौन है? 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो 4 ऑप्शन में से हम लोग को सही आंसर टिक करना होगा। किसान का मित्र कौन सा जो है वो है, तो ये केंचुआ जो है ये किसान का मित्र है और पृथ्वी का पुत्र भी कहा जाता है केंचुआ को। आगे देखते हैं। बाम्बिक्स मोराई, बाम्बिक्स मोराई, बाम्बिक्स मोराई नामक कीट से रेशम प्राप्त होता है। ये पूछा जाता है कभी कभार, रेशम जो है किस कीट से प्राप्त होता है? रेशम जो है किस कीट से प्राप्त होता है? तो ये बाम्बिक्स मोराई नामक कीट से रेशम प्राप्त होता है। अगला हम लोग का लेसफर लक्का, ये भी कई बार पूछा गया है। लेसफर लक्का, लेसफर लक्का नामक कीट से लाख प्राप्त होता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि लाख जो है किस कीट से प्राप्त किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको सही ऑप्शन उसमें से टिक करना है, जो है लेसफर लक्का। लेसफर लक्का से लाख प्राप्त किया जाता है, जिससे लाख के खिलौने तथा चूड़ियाँ बनाई जाती है। लाख से क्या बनाए जाते हैं? खिलौने तथा चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हम लोग का एपिस डोरसेटा। ये भी कई बार पूछा गया। एपिस डोरसेटा क्या है? तो एपिस डोरसेटा जो है मधुमक्खी डंक मारने वाली मधुमक्खी होती है। एपिस डोरसा जो है एक मधुमक्खी डंक मारने वाली एक मधुमक्खी होती है। एपिस डोरसेटा, एपिस डोरसेटा जो है डंक मारने वाली एक मधुमक्खी होती है। आगे देखते हैं। रानी मधुमक्खी, ये रानी मधुमक्खी क्या है? रानी मधुमक्खी केवल शहद देती है, रानी मधुमक्खी केवल शहद देती है। अगला आ गया, देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था झूमिंग कृषि के बारे में, तो यहाँ देखते हैं झूमिंग कृषि क्या है। तो इसमें डिटेल में बताया गया है झूमिंग कृषि पर्यावरण के लिए हानिकारक मानी जाती है। इसमें हमने बताए थे हानिकारक क्यों थी, क्योंकि इससे पेड़ पौधों को काफ़ी नुकसान होता है। तो झूमिंग कृषि जो है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक मानी जाती है, इसीलिए झूमिंग कृषि पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी गई। अभी हमने बताया था झूमिंग कृषि पर रोक लगा दिया गया है। झूमिंग कृषि पहाड़ों में स्थान बदल बदल कर की जाती है। झूमिंग कृषि पहाड़ों पर स्थान बदल बदल कर की जाती है, इसीलिए इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, कि झूमिंग कृषि को और क्या कहते हैं? तो इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। झूमिंग कृषि को, इसकी कुछ विशेषता है झूमिंग कृषि की। भारत में झूमिंग कृषि मुख्यतः उत्तरी पूर्वी राज्यों जैसे असम, नागालैंड, मणिपुर आदि में की जाती है। अगला झूमिंग कृषि के उपनाम या अन्य नाम। अब झूमिंग कृषि को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। दाजिया, वालरा, चिमाता कृषि। तो राजस्थान में झूमिंग कृषि को दाजिया, वालरा या चिमाता कृषि के नाम से जाना जाता है। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है झूमिंग या झूम कृषि। ये वही झूमिंग कृषि के अलग अलग जो नाम हैं, तो ये कह रहा है झूमिंग या झूम कृषि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो असम या पूर्वी राज्यों में झूमिंग कृषि को झूम कृषि या झूमिंग के नाम से जाना जाता है। अगला है ओणम कृषि।
ओणम कृषि। केरल तथा कर्नाटक में झूमिंग कृषि को ओणम कृषि के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? केरल और कर्नाटक में झूमिंग कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ओणम कृषि के नाम से जाना जाता है। ओणम कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है हमारा तुंग्या या टुंग्या कृषि। तुंग्या या टुंग्या कृषि, तो ये जो है यहाँ बता रहा है कि म्यांमार में झूमिंग कृषि को तुंग्या कृषि के नाम से जाना जाता है। तुंग्या कृषि के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? म्यांमार में। अगला है चेना कृषि। चेना कृषि, ये सब झूमिंग कृषि के अलग अलग नाम हैं। चेना कृषि, तो चेना कृषि श्रीलंका में झूमिंग कृषि जो होती है उसको क्या बोला जाता है? चेना कृषि बोला जाता है। कहाँ पे? श्रीलंका में झूमिंग कृषि को चेना कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला है मिल्पा कृषि। तो कहाँ पे ये जो है मिल्पा कृषि बोला जाता है झूमिंग कृषि को? मैक्सिको, अमेरिका में झूमिंग कृषि को मिल्पा कृषि बोला जाता है। मैक्सिको जो है अमेरिका में है, तो मैक्सिको में झूमिंग कृषि को मिल्पा कृषि बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। रोका कृषि। रोका कृषि, ब्राज़ील में झूमिंग कृषि को रोका कृषि के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे फ्रेंड्स? ब्राज़ील। ब्राज़ील में झूमिंग कृषि को एक अलग नाम से जाना जाता है जिसका नाम है रोका कृषि। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। रोका कृषि जो है इसका और कौन सा नाम है? तो रोका कृषि का नाम है झूमिंग कृषि। और कहीं कहीं कभी कभार ये पूछ लेता है झूमिंग कृषि को कहाँ पे रोका कृषि बोला जाता है? तो ब्राज़ील में झूमिंग कृषि को रोका कृषि बोला जाता है। इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा फसलों के प्रकार। ये पॉइंट देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि इससे आप आसानी से पहचान लेंगे कौन सी फसल जो है रबी की है, कौन सी खरीफ की है, कौन सी जायद की है। तो फसलें जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है पहली रबी की फसल, दूसरी है खरीफ की फसल, तीसरी है जायद की फसल। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो पहले हम लोग देखते हैं रबी की फसल क्या है। रबी की फसल जो है सामान्यतया या मुख्यतया अक्टूबर में बोकर, कब बोई जाती है रबी की फसल? अक्टूबर में बोकर अप्रैल तक काट ली जाती है। फ्रेंड्स इसमें कह रहा है रबी की फसल जो है मुख्यतः अक्टूबर में बोकर अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे हमारा गेहूं है रबी की फसल, चना रबी की फसल है, मटर रबी की फसल है, सरसों रबी की फसल है, राई रबी की फसल है। ये सारी जो है रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें जो हैं सिंचाई से तैयार होने वाली फसलें, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम नहीं होता है, तो ये सारी फसलें जो हैं ये सिंचाई से तैयार की जाती हैं। तो ये देखिए रबी की कौन कौन सी फसल है? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, राई। और ये कब बोई जाती है? अक्टूबर माह में बोकर अप्रैल माह में काट ली जाती है। चलिए आगे देखते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें खरीफ की फसल का समय मुख्यतः जुलाई में बोकर अक्टूबर में काट ली जाती है। फ्रेंड्स इसमें कह रहा है खरीफ की फसल किस महीने में बोई जाती है? तो जुलाई के आसपास बोई जाती है और अक्टूबर के आसपास काट ली जाती है। जैसे चावल है, ज्वार है, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, सन, तंबाकू आदि फसलें जो हैं खरीफ की फसलें हैं। तो ये इसमें आपको ध्यान से इन सारे फसलों को याद कर लेना कि कौन कौन सी खरीफ की फसल है। तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, सन, तंबाकू आदि जो है खरीफ फसलें हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जायद की फसलें। इन दोनों के बीच में एक समय ऐसा भी होता है जिसमें कुछ फसलें की जाती हैं, तो उसको जायद की फसलें कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी पढ़े थे कि रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर में, अक्टूबर के आसपास, और काटी जाती है अप्रैल में। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अभी खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल जो है हमारी जुलाई में बोके अक्टूबर के आसपास काट ली जाती है। तो ये जो बीच का इन दोनों के बीच का समय बचता है वो मार्च से जून तक का टाइम बच जाता है। तो जायद की फसल का जो सामान्यतया या मुख्यतया जो समय होता है मार्च में बोकर जून में काट ली जाती हैं फसलें।
जायद की फसलें सामान्यतया मार्च में बोकर जून में काट ली जाती हैं। इसमें आती हैं कौन कौन सी फसलें? सब्जियां, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, करेला आदि फसलें जो हैं ये जायद की फसलें हैं। ये वीडियो अगर आपको फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक अगर आपने ऑनलाइन स्टडी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे बने लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए आप ऑनलाइन स्टडी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।